अब हमारे से जो बड़े रहे होंगे उन्होंने वो शुरू कर दी पेन किलर्स खानी। उनको लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे खा के तो हम काम कर पाते हैं, एनर्जी हमारे में बहुत है, हम पहले से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। हमने अपने पेन को मारना शुरू कर दिया और अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा खराब कर लिया, और अल्टीमेटली आपकी स्पाइन को डिस्टर्ब करती है और शियाटिका जैसे सिम्टम्स आपके आप देखते हैं कि कमर में दर्द हो गई, नस दब गई, फिर डिस्क के ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ, डिस्क में लाइन लग के हो रही है और डिस्क के ऑपरेशन बड़े खतरनाक होते हैं डॉक्टर साहब। कि मुझे तो ये बताया जाता है कि भैया इसके बाद तुम 100% ठीक हो गए, इस चीज़ की कोई एश्योरेंस नहीं है। डॉक्टर पहले ही साइन करा लेते हैं, आधा वैसे ही बंदा डर जाता है। डू नॉट सप्रेस योर पेन्स बाय टेकिंग पेन किलर्स। ये एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस है जो आपके जीवन में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, और आप पेन किलर्स को छोड़ने से जो दर्द आपको होंगे ना, उसको डिस्कस करना शुरू करो, उसको फिगर आउट शुरू करो करना कि वो क्यों हो रहे हैं और आपको कहना क्या चाह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं द आरजी शो के अंदर। दोस्तों, पेन किलर बहुत कॉमनली आजकल खाई जा रही है। जरा सा पेन होते ही साथ बंदा पेन किलर सबसे पहले खाता है। डाइक्लोफेनेक सॉल्ट और ये सॉल्ट वो सॉल्ट, सबके नाम सबको याद है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ईजिली अवेलेबल है और बहुत सस्ती है। लेकिन इसके क्या हार्श इम्पैक्ट्स आपकी हेल्थ पे पड़ रहे हैं, ये सब जानने के लिए आज हमने इनवाइट किया है बड़े ही स्पेशल गेस्ट को, डॉक्टर निखिल चुग, जो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है और लगभग 1500 के करीब नी रिप्लेसमेंट्स रोक चुके हैं और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, इंस्पायर भी कर रहे हैं कि भैया अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहो। ये बोर नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी दोस्तों, दैट्स फॉर 100% श्योर। आप बस पूरा एंड तक देखिए। तो निखिल जी, सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो ये है कि भैया आजकल ना गोडों के बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं और गोडों से लोग बड़ा परेशान हैं। तो ऐसा मतलब हमारे दादा परदादा इतने एज तक भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहे, बढ़िया रहे, हम लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिससे हम बीमार बहुत जल्दी हो रहे हैं और मतलब सीधा ऑपरेशन ही हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने स्ट्रेट सवाल पूछा कि गोडों में ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये तो पता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बारी हम अपने साथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं और उस बहुत अच्छे के चक्कर में हम कुछ ओवरडू कर बैठते हैं। अब ये ओवरडू क्या है? अब मैं आपको अपने ही प्रैक्टिस में से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी रूटीन में प्रैक्टिस रहती है पेन मैनेजमेंट की, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, आप ही की लाइन के हैं। अब उनका पूरा दिन बैठने का काम है। उन्हें पता है कि अगर मैं एक बार ऑफिस पहुंचा तो रात को 7 बजे से पहले उठ नहीं पाऊंगा। इस चक्कर में उन्होंने सुबह उठ करके 5 बजे सैर करनी शुरू कर दी। वो कम से कम 18 से 20 हज़ार स्टेप्स निकाल रहे हैं डेली के, और पिछले 5-6 सालों से निकाल रहे हैं। अब अगर कोई 5-6 सालों से 18,000 स्टेप्स रेगुलर चल रहा है और अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके घुटने में ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एक कमी आनी शुरू हो जाएगी, जो उनको डाउन द लाइन 5-6 ईयर्स के बाद ही पता चलती है। पहला इंडिकेशन किसी भी डीजनरेशन का पेन होता है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ये पेन हम सहन ना करके पेन किलर खा लेते हैं, ये हम कर रहे हैं कि ऐसा क्या गलत कर रहे हैं। हम लोग अपने पेन्स को अंडरस्टैंड करना छोड़ चुके हैं। हमारे दादा परदादा क्यों ठीक रह जाते थे मालूम है? नहीं, क्योंकि उनको पेन सहन करने की आदत भी थी और वो पेन के प्रति जागरूक थे। उन्हें पता था कि गोडे में अगर पेन हुआ है तो पेन किलर नहीं खानी, क्रोसिन नहीं खानी, क्योंकि क्रोसिन अवेलेबल ही नहीं थी। मुझे याद है आज से 12 साल 13 साल पहले जब मैं इंटर्नशिप्स में ट्रैवल करता था बसेस में, तो एक हरे पत्ते की गोली 10-10 रुपए की, डाइक्लोफेनेक, जो आज हमें पता है वोवरन के नाम से बिकती है, डाइक्लोफेनेक के नाम से एक 10-10 रुपए की गोली बिकनी शुरू हो गई थी। रात को बसों में 8 बजे 8:30 बजे वेंडर्स चढ़ जाते थे और 10 रुपए की हरे पत्ते की गोली खाओ और अपना दर्द छूमंतर कर दो। आप देखो इंडिया में पेन किलर जब बसेस में ट्रैवलिंग के दौरान हमारे कॉमन मैन तक इस तरह से प्रमोट हो रही हैं, इस तरह से मार्केट हो रही हैं, तो हमारे को गलती करना तो लाजमी है। अब हमारे से जो बड़े रहे होंगे उन्होंने वो शुरू कर दी पेन किलर्स खानी। उनको लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे खा के तो हम काम कर पाते हैं, एनर्जी हमारे में बहुत है, हम पहले से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। हमने अपने पेन को मारना शुरू कर दिया और अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा ख़राब कर लिया। फिर वही स्टेप्स जो हम पूरे कर रहे थे अपने, वो हमने आउट ऑफ पेन किलर खा करके पूरे कर दिए, एग्रेशन में कि नहीं ये काम तो मुझे करना है, मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन है। यहाँ हमसे कमी आ गई, हमसे गलती हो गई कि हमने न्यूट्रिशन पूरा ना किए बिना अपने ओवरडू एक्टिविटी की वजह से घुटनों को डिजनरेट कर लिया।
और डीजनरेशन एक बार थर्ड और फोर्थ ग्रेड में आ जाए सही, आपका घुटना रिप्लेसमेंट मांगेगा। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है यार। मतलब मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो मतलब बहुत जनता को पता ही कुछ नहीं है। मतलब वो एज इट इज, मतलब आंख बंद करके जिम वाला डंडा दिया जा रहा है कि भाई तू वॉक कर, रन कर, इतने किलोमीटर कर, पतला हो, ये हो वो हो। तो मतलब ये तो बहुत गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। राहुल जी, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड विद दिस डेटा कि आई हैव हैड सीन केसेस इन माय प्रैक्टिस। 28 साल में घुटना पूरा खत्म, पूरा खत्म। वो लड़का ट्रेडमिल भागा, इतना भागा कि उसने अपना घुटना डिजनरेट कर लिया। और ये चीज़ें ना मार्केट में सामने आने में सालों लग जाते हैं। अब उसने ये तो है नहीं कि अपने घुटने की डिजनरेशन को मार्केट में पब्लिसाइज कर दिया, उसने तो इलाज कराया और समझ के बैठ गया, उसके साथ वाले को उसने बता दिया। तो माउथ पब्लिसिटी टेक्स टाइम। तो Next 10 time। साल में हमें पता चला कि ट्रेडमिल ने ख़राब किया है। अब ट्रेडमिल्स लोग थोड़ा संभल के करते हैं, भागते नहीं हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, वॉक करते हैं ट्रेडमिल्स पे भी। अब उन्हें पता चल गया कि ट्रेडमिल से भी घुटने घिसते हैं। सर बट एक पॉइंट और है मेरा यहाँ पे। अब जैसे रनिंग करता हूँ मैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम है? देखिए, रनिंग इज़ नॉट बैड, ओके। बट रनिंग फॉर a proper timing, with a proper speed, with a proper shoe, ओके। it is what is शू इज advisable. ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू Very नोट। important. ओ। अगर आपका शू वेयर आपकी सही कुशनिंग नहीं दे रहा आपके पैरों को, तो एक पैरों की कंडीशन होती है जिसको हम टाइटनेस ऑफ सोल बोलते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, वैसे उसको प्लांटर फेशाइटिस भी कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर्स। वहाँ से शुरू होती है हमारी पेन की जर्नी। और वो पेन की जर्नी आपकी बढ़ते 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 फिर काफ में आती है, और फिर वो नीज को डिस्टर्ब करती है, और अल्टीमेटली आपकी स्पाइन को डिस्टर्ब करती है, और शियाटिका जैसे सिम्टम्स आपके आप देखते हैं कि कमर में दर्द हो गई, नस दब गई, फिर डिस्क के ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ, डिस्क में लाइन लग के हो रही है। और डिस्क के ऑपरेशन बड़े खतरनाक होते हैं डॉक्टर साहब। कि मुझे तो ये बताया जाता है कि भैया इसके बाद तुम 100% ठीक हो गए, इस चीज़ की कोई एश्योरेंस नहीं है। डॉक्टर पहले ही साइन करा लेते हैं, आधा वैसे ही बंदा डर जाता है। तो देखिए किसी भी कंडीशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर होता है हमारे लिए एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कि व्हाट टाइप ऑफ पेन इज ही सफरिंग फ्रॉम, व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, मोटा मोटी हिस्ट्री। किसी भी दर्द की हिस्ट्री अगर मैं पहुंच सकता हूँ ना, तो मैं उसके पेन को जड़ से ठीक कर सकता हूँ। इट टेक्स टाइम बट। बात करनी है, अगर किसी को ठीक करना है तो आपका क्लाइंट है, अगर आप उसके नहीं समझोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या मांगने आया है, और आप बस अपने इलाज देने में या आप अपना प्रोडक्ट उसको दवाइयाँ सेल लिख करने के में देने में, हाँ। मगन रहोगे, तो कैसे समझोगे कि उसकी ज़रूरत क्या थी और उसको चाहिए क्या था। राइट। आपको बहुत आराम से, सर मैं आपको बताऊं, इंडिया में तो सिर्फ क्या होता है कि 200 की लाइन लगती है, और 5-5 मिनट में भी क्या 10-10 सेकंड में पेशेंट की पर्ची बन जाती है। इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करते हैं, एमआरआई करा लो, एक्सरे करा लो, बिना एमआरआई के एक्सरे के तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एथिकल प्रैक्टिस देखो फॉरेन कंट्रीज़ में, मिनिमम ऑफ 25 to 45 मिनट्स ऑफ सिंगल केस, इससे ज़्यादा अगर डॉक्टर केस कर रहा है ना, तो वो तो वैसे भी अंडर सर्विलेंस आ जाता है कि ये इतने केसेस कर क्यों रहा है। ही शुड बी गिवन ओनली 5 to 6 केसेस इन अ डे with 5 to 10 patients of patients those who are admitted in the hospital if he is practicing in the hospital, and clinic पे 10 से 12 पेशेंट से ऊपर देखना एक डॉक्टर के ऊपर तो वैसे भी अलाउड नहीं है। अरे सर बट इंडिया की तो पॉपुलेशन ही इतनी है, कैसे काम चलेगा? तो देखिए क्या होता है कि अगर आप स्टाफ रखते हो अपने क्लिनिक में काम करने के लिए, हर कोई बिना स्टाफ के तो कोई भी काम नहीं कर पाता ना। ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती इंडिविजुअली तो बिल्कुल। आप कुछ कर ही नहीं सकते, काउंसलिंग के बाद उसको ट्रीटमेंट भी देना है। तो जब आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो, तो उनकी ट्रेनिंग में ये पार्ट आपका होना चाहिए कि किस तरह से वो भी आपके काम को समझने के बाद, जब आप उनको इशारा कर दो एक बार कि भाई इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम थी, इसकी जड़ तक ऐसे इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, आप फ्री हो गए उसके पेशेंट से। तो एक बार जब आपके पास कोई भी केस आया, आप उसको पहली बार तो 45 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट दो, फिर उसके बाद उसके फॉलोअप्स में आप उसको सिर्फ 2 मिनट दो, क्योंकि आपको उसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री पता है। एक बार अगर मैं आपसे पूरी हिस्ट्री ले लूँ तो क्या बार बार लेनी पड़ेगी? अब आप कभी भी कोई भी इशू के साथ आओगे, मुझे पता है कि इन्होंने ऐसी एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आई थी, अब वो लूप में है, तो स्पाइन क्यों गई, तो मुझे ये भी पता है घुटने की आपकी हिस्ट्री लेने के बाद कि स्पाइन क्यों गई, नेक क्यों गई, शोल्डर में क्यों डिसबैलेंस हुआ,
या आपके मसल्स डिसबैलेंस क्यों है, आपका पोस्चर खराब क्यों हुआ, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद तो मुझे 5 ही मिनट लगने। ये भी पॉइंट है। देखिए हर नया केस डिमांड करता है आपका टाइम। एक बार वो आपका केस जब बन रहा है, उस दौरान अगर आपने उसको टाइम दे दिया, उसकी हिस्ट्री तक पहुंच गए विद ऑल द थिंग्स की, आपको उसकी हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, उसकी उठ, उसकी बैठ, उसका खाना, उसका पीना, उसकी सोच, उसके विचार, उसके घर में कैसे रह रहा है, कितना घर से स्ट्रेस है, कितना काम से स्ट्रेस है, ये भी पता होना चाहिए। एज ए डॉक्टर आप ये जज कर पाओगे? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आई वुड से, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो नहीं है ना, पेन मैनेजमेंट है ना। सर पेन इज जस्ट अ फीलिंग, सिमिलरली स्ट्रेस इज ऑल्सो अ फीलिंग। आपने वो 3 इडियट्स देखी होगी। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बार देखी है। हाँ, तो उसमें वो क्या कहता है, ऐसा कोई मीटर बना है जिसमें तो वो मीटर पेन का भी नहीं बना सर। आप एमआरआई से डीजनरेशन देखते हो, पेन का कैसे आपको पता चल जाएगा? चलो आप तो लेमैन हो, हाँ। छोड़ते हैं इस बात को। हाँ। आपने अपने खून की जांच कराई है कभी? हाँ बहुत बार। खुद भी पढ़ते हो या सिर्फ डॉक्टर से पढ़वा के छोड़ देते हो? एक बार हल्का देख लेते हैं, जहाँ पे येलो हो रखा होता है वो देख लेते हैं, ये ज्यादा है कुछ कम है, फिर पूछ लेते हैं भाई इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों ज्यादा है क्यों कम तो है। कितने सालों से आप अपने ब्लड की जांच करा रहे हो, और आपने 10-12 साल हो कभी गए। ध्यान दिया अपने इस चीज़ को कि ये रिपोर्ट शफल कर रही है या आगे पीछे हो रही है, इसके पैरामीटर्स ठीक नहीं है? तो पिछली रिपोर्ट तो संभाल के रखी नहीं होती, बस इसी वाली वाली देख रहे होते हैं, पिछली रिपोर्ट से क्या वेरिएशन तो नहीं देखते। तो उस रिपोर्ट से देख करके कभी किसी डॉक्टर ने ये जज किया कि राहुल तेरे को इतना पेन होगा? या उसने कभी ये चीज़ आपको बोली कि राहुल आपको रात को नींद नहीं आ रही है? हाँ, उसको कैसे पता चलेगा मुझे नींद नहीं आई हो? तो मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट्स में देख के नहीं पता चलती। एक्सरे में देख के मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसको पेन कितना है। आई कैन ओनली जज हिज डिजनरेशन, आई कैन ओनली जज द माल फंक्शनिंग्स, द पैथोलॉजीज। अब वो पैथोलॉजी उसके पेन को ट्रिगर कर पाई है या नहीं कर पाई है, ये उसके थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है। अगर कोई 30 साल से पहले अच्छी एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति जो डेडिकेटेडली अपनी बॉडी के प्रति नॉलेजेबल है और सारी एक्सरसाइजेस कर रहा है, अगर उसको 40 साल तक आते आते कोई डिजनरेशन आ रही है, बिलीव मी वो पेन का थ्रेशोल्ड इतना अच्छा होगा उसका, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। और बॉडी इंटरनली अगर न्यूट्रिशन पूरा हो जाए ना तो कोप अप भी कर लेगी उस डिजनरेशन से। अच्छा ऐसा है? ये बहुत क्रिटिकल जोन है राहुल। ये क्रिटिकल जोन किस लिए है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड अच्छा है और आप पेन बियर कर गए, तो बिलीव मी कि आप ग्रेड 4 तक तो पेन को बताओगे नहीं, ना महसूस कर पाओगे। तो जब ग्रेड 4 हो जाएगा नी का, तो आपको पता चलेगा मेरा तो घुटना खत्म, अब तो रिप्लेसमेंट चाहिए। तो करे क्या डॉक्टर साहब? ऐसे एज ए आम आदमी मैं क्या करूं क्या? देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in today's world to understand pain, not only emotional pains, क्योंकि देखो इमोशनल पेन समझना इतना आसान नहीं है, वो घर घर में ही रह जाता है। बट जो ये पेन ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सारा दिन 8 घंटे बैठ करके कमर की स्टिफनेस डेफिनेटली फील करते हो। आपके प्रोफेशन में तो ये बहुत कॉमन है कि आपके लड़के भी कहेंगे कि जी 8-8 घंटे बैठते हैं कंप्यूटर पे, गर्दन दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है। क्योंकि डेडिकेशन टूवर्ड्स योर प्रोफाइल, योर प्रोफेशन इज़ सो मच कि आप ध्यान नहीं देते हो कि हम किस पोस्चर में बैठ करके काम किए जा रहे हैं। उस पोस्चर में मसल्स आपके फटीग होंगे ही होंगे और आपको स्टिफनेस आएगी ही आएगी। सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, बेसिक एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। अगर एक सिटिंग प्रोफाइल वाला कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको 5 to 6 एक्सरसाइजेज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ज़रूर गाइड करता हूँ, ताकि वो अपने प्रोफेशनल हैज़ार्ड से बच सके, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से बच सके। दैट्स गुड। कुछ ये तो किया जा सकता है, मतलब दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अगर आप, एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी। और वन मस्ट डू 15 minutes of exercises daily for correcting their postures and getting relieved from the stressed out muscles. तो डॉक्टर साहब इसका कोई रूटीन टेस्ट भी होता है क्या जो हमें कराना चाहिए, जिससे हमें पता चलता रहे भाई मेरी हड्डियाँ कैसी है? ब्लड टेस्ट तो सब करा लेते हैं। बहुत ही शानदार सवाल और मेरे दिल के बहुत नजदीक सवाल। पता नहीं क्योंकि आपने ये कैसे पूछा। ये लिस्ट में नहीं था भाई अभी मैं बना वही ये कह रहा हूँ, सवाल। ये सवाल आपके अंदर आया, ये अपने आप नहीं आया, नहीं आया। इसके पीछे भी एक साइंस है। जब मैं बात करता हूँ तो आई एंड अप विद अ टॉक वेयर यू हैव क्वेश्चंस, इट इज एक्सटेम्पो, वो अपने आप आएगा सवाल। और ये सवाल आपके अंदर लाना
ये आप मेरे को कांग्रेट्स कर सकते हैं, ये मेरी बिल्कुल काबिलियत थी बिल्कुल आज की। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। देखिए आज से लगभग 4 साल पहले ये चीज़ मैं जब से प्रैक्टिस में हूँ तब से फॉलो कर रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जिसको मैं अचीव नहीं कर पा रहा था कि हाउ टू टेल अ पर्सन कि यू नीड टू रेगुलरली कीप असेसिंग योर सेल्फ, क्योंकि दैट वुड बी लाइक आई एम टेलिंग कि कम टू मी एंड गिव मी माई प्रोफेशनल एडवाइस, जो भी फीस है, और आप अपना असेसमेंट कराओ। वो कहेगा कि यार तो आपने आपको प्रमोट कर रहे हो, ऐसा ना हो। तो ऐसा कुछ मैं फिगर आउट करने की कोशिश करते करते एक टेस्ट BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। अब ये बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट क्या है, हमारी मिनरल प्रोफाइल है एक तरह से, हमारी बोन्स में कितनी स्ट्रेंथ है उसको जांचने के लिए एक मशीन आती है। हमने उस मशीन को हर महीने 10 तारीख को अपने क्लिनिक पे मंगवाना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है, हर महीने मतलब साल में 12 बार मिनिमम तो वो हमारे क्लिनिक पे आती है। और लोगों को अब पता भी चल चुका है कि 10 तारीख को हमने जाना है, अपना BMD कराना है, डॉक्टर साहब से फ्री में कंसल्टेशन लेनी है। अच्छा, वो और फ्री रहता है उस दिन यस, का? कंप्लीटली ओके, फ्री, ये दिस इज अ अच्छी बात सोशल है। कॉज। बहुत बढ़िया। एंड फॉर लास्ट 3 years आई हैवंट हैड स्टॉप्ड। और आज आपको पता है 11 तारीख है, तो कल 10 तारीख थी। तो ओह कल ही मैंने लगभग 41 पेशेंट्स को वो टेस्ट करवा के ओके। फ्री एडवाइस दी। अगर संडे आ जाए हाँ, तो मैं पीछे नहीं हटता अपनी बहुत कमिटमेंट अच्छी से। बात है, बहुत संडे अच्छी को बात है। भी आधा दिन बैठ करके ये हम्म। काम मैंने किया, बखूबी किया। और इसमें हमें इतने ज़्यादा केसेस प्रिवेंट करने को मिले जिनको बेनिफिट हुआ है, ताकि उनकी जो रेगुलर असेसमेंट है वो ना खराब हो। तो आपका जो सवाल था कि हम क्या करें ऐसा जिसमें हमें कोई ऐसी एडवाइस मिले, तो यही है कि हमारे क्लिनिक पे हर 10 तारीख को ये मशीन आती है, आप अपना बोन मिनरल डेंसिटी करा सकते हैं। और एज्ड पेशेंट्स में हमें बहुत सारे केसेस मिलते हैं जिनका ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ चुके होते हैं, और उनका अब डीजनरेशन इतना हो जाएगा कि मैं भी नहीं बचा पाऊंगा और वो नी रिप्लेसमेंट इनएविटेबल हो जाएगी। अच्छा, ये भी है, एक लेवल है, उसके बाद तो फिर चेंज ही होगा, उससे बाद यस बैकआउट यस नहीं यस, है। सी ओके। इट्स सिंपल। अगर आपकी गाड़ी के टायर आप अलाइन करा रहे हो और उनको जितना हो सकता है चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको चला पाओगे। लेकिन अगर आप अलाइनमेंट से आउट हो तो वो एक तरफ से घिस जाएंगे, और फिर उसको आपको इवन कंपनी कहती है 1,00,000 किलोमीटर चलाओ, बट आप उसको 30-40 हज़ार किलोमीटर तक चला के ख़त्म कर दोगे, घिस जाएगा वो आपका इतने किलोमीटर्स पे। तो अपने घुटनों को, अगर आप, भगवान ने कहा है कि भाई 80 साल तेरे को मैं ज़िंदगी देता हूँ, 80 साल तक ये घुटना तेरा सहारा बनेगा, बट अगर उसको मैं 40, 45, 50, 55 में रिप्लेस करा रहा हूँ, तो ऊपर वाले की तो गलती नहीं हो सकती कि मेरा रिप्लेसमेंट हो रहा है और उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जिसका नहीं हो रहा है वो यूं खुश हैं कि चलो हमने मेहनत करी, या भगवान की हमारे पे कृपा बनी रही कि हमारे गोडे हमारे साथ हैं। लेकिन जिनके हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या लोगों को पहुंचाएं इस बात को कि हमने क्या गलती करी और आप वो गलती ना करें, ताकि आप ये बच सकें घुटने के लिए। तो यही है, ओवरडू नहीं करना, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी रखनी है, एक बेसिक एक्सरसाइज प्लान मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूर करना है, और टाइम टू टाइम अपना BMD स्कैन करा के एक एज के बाद, जैसे फीमेल्स के लिए मैं कहूँगा कि 45 साल के बाद, और मेल्स के लिए कहूँगा 50 साल के बाद, क्योंकि मेनोपॉज की आजकल सर, प्रॉब्लम बट देखी आप जा रही है। मेल्स के लिए 50 बोल रहे हो, घुटने तो 28 पे चेंज हो रहे हैं। देखो 28 पे चेंज नहीं करते हैं, सीरियसली। मैंने 28 पे आ, आज तक कोई केस नहीं देखा, और अगर किए भी होंगे तो कोई और पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कोई और पैथोलॉजिकल रीज़न रहा होगा, जैसे किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट आर्थराइटिस है, या ऐसा कोई उनको आर्थराइटिस है जो सिस्टम में है। मतलब वंस इन ए, मतलब मिलियन है, या वंस यस इन ए, यस, मतलब वो तो लाख में एक उनकी वजह पेशेंट। से 10 लाख के टेस्ट तो नहीं करेंगे हाँ ना, 10 लाख नहीं, बंदों के टेस्ट करने का अभी लॉजिक नहीं है। रिसेंटली दिल्ली में आर्टिकल था कि 60% ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट्स हुए हैं दिल्ली में पिछले साल। 60%। अगर 1 लाख सर्जरी हुई है तो आप मान लो 60,000 तो वो थी जिनको ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा ही है, ड्यू टू एंड नॉन ऑल थैंक्स प्रॉपर टू गाइडेंस। इंश्योरेंस पॉलिसीज। भाई, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज के चक्कर में तो बहुत सर गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपको पता है। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने अब क्लेम भी रिजेक्ट करने शुरू किए हैं, बहुत ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, हमें भी देखो कुछ सुनने को आ रहा है। कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया कि उनका पूरा एनुअल कलेक्शन ऑफ प्रीमियम्स ही इतना नहीं है, जिससे ज़्यादा तो उनके पास क्लेम्स पहुंचे हुए हैं सेटलमेंट के लिए। तो कहाँ से वो उसको क्लेम को सेटल करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ कंपनीज ने ऐसे पैनल्स बनाए हैं जहाँ वो लोगों के रिजेक्ट करते हैं क्लेम्स को,
और ठीक भी है, लोगों के अंदर एक फियर होना चाहिए, एक ये डर बना रहना चाहिए कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर उनको कहीं भी गड़बड़ मिलती है तो ये क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बट वही है ना कि जैसे ही आप कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉज लाते हो, उसको तोड़ने के लिए पहले लोग बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी आ गए हैं जो उन रूल्स के अगेंस्ट में भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी ला के खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लेते हैं कि वो उसको ब्रेक कर सकें। तो देखो, गलत तो है, हर जगह ही हो रहा है। ये भी एक छोटी सी एक ग्रे जोन है ये इंश्योरेंस का, कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। आपके हिसाब से अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट बोल दिया गया है मान लीजिए, तो उसको एक सेकंड ओपिनियन क्या लेनी चाहिए और किससे लेनी चाहिए अपने आसपास? ऑडियंस कहीं की भी हो सकती है, ये त्रिपुरा की भी हो सकती है, पौंडीचेरी की भी हो सकती है। देखिए, लैंग्वेज में तो मेरी हिंदी या इंग्लिश में ही कमांड रहेगी। हाँ, कोई ठीक इशू नहीं है। तो मैं दोनों में ही इस बात का जवाब देता हूँ। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस की कर दी गई है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन एडवाइज नी रिप्लेसमेंट, देन यू मस्ट seek advice of a qualified physiotherapist who can actually see your x-ray, understand your muscles, understand your postures, understand the strength of your bones, and then give you a genuine advice कि how delay you can do in that knee replacement। आप उस घुटने की रिप्लेसमेंट को कितना आगे टाल सकते हो, ये आपको वो सही एडवाइस देंगे। और बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं जो हम कर रहे हैं। रीजनरेटिव थेरेपी बोलते हैं इसको। रीजनरेटिव, जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, रीजनरेशन। वापस तो आएगा। कार्टिलेज जब थोड़ा सा हमारा वियर एंड टियर हो गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो हम उसको रीजनरेट करा सकते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी पावर है कि हमारे ब्लड सेल्स में से वो सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम नी में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वो रीजनरेट भी कर जाते हैं। तो हमारे पास पिछले 8 साल से ये प्रोसीजर चल रहा है रीजनरेशन का, एंड वी हैव प्रिवेंटेड मोर देन 1500 नी सर्जरीज। 1500 प्रिवेंट यू हैव प्रिवेंटेड, मतलब जिनके ऑपरेशन एडवाइस थे, ओके, उनको प्रिवेंट किया गया सक्सेसफुली। उनकी टेस्टिमोनियल्स भी हैं, सक्सेस स्टोरीज भी हैं, एंड दे आर स्टिल लिविंग विद देयर ओन नीज, जो कि आइडियली रिप्लेस हो जाने चाहिए, जो कि आइडियली 8 साल पहले रिप्लेस हो जाने चाहिए। 8 साल पहले, हाँ, मतलब 8 साल तो चली गए हैं। 8 साल चल गए हैं। और रिप्लेस हो जाते तो शायद दूसरी बार रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाना था। बिल्कुल ठीक है, अब तो दूसरी बार हो जाता। अच्छा, एक बार रिप्लेसमेंट हो जाए तो दूसरी बार बहुत जल्दी होते हैं क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में रिवीजन सर्जरीज जनरली सिर्फ इन्फेक्शन के केसेस में, या जिनकी नी फेलियर्स हो गए हैं रिप्लेसमेंट के बाद, उनके ही किए जा रहे हैं। रिवीजन सर्जरी क्लाइंट अपनी खुशी से आके कि जी मेरे 15-20 साल हो चुके, मैंने बहुत अच्छा घुटने के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, अब मेरा दोबारा घुटना बदल दो, ऐसा कोई नहीं आता। हाँ, ऐसा तो कौन नहीं आएगा, मैं वही सोच रहा हूँ, ऐसे कौन आएगा? ऐसा इंडिया में नहीं आता ना। फॉरेन में आपको पता होना चाहिए, साउथ कोरिया में या बहुत अच्छे जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे 45 में नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद क्लाइंट 60 में वापस आता है, आई एम गेटिंग माई सेकेंड मैरिज एंड सेकेंड टाइम नी रिप्लेसमेंट। दूसरी शादी और दूसरा बिल्कुल, जब वो शादी दूसरी बार कर सकते हैं तो गोटा भी दूसरी बार बनवा लेते हैं। बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। वही कंसेप्ट है। जो जितने भी इंडिया के नी रिप्लेसमेंट सर्जन्स हैं, आपको क्या लगता है उनकी फेलोशिप्स इंडिया से हुई होगी? सब बाहर जाते हैं नी रिप्लेसमेंट की फेलोशिप्स करने। साउथ कोरिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं। वहाँ पे वो वहाँ का कल्चर देखते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो रिवीजन सर्जरी चल रही है। फिर उसके हिसाब से वो इंडिया में जब आते हैं कहते हैं जी हम तो बहुत पीछे हैं। अब वो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया के कल्चर को बैकवर्ड कहना, या हम रिप्लेसमेंट के लिए इतने प्रो नहीं हैं कि हम 45 साल में नी रिप्लेसमेंट करा लें और फिर 60 साल में नी रिप्लेसमेंट करा लें। पूरा का पूरा कल्चरल डिफरेंस है हमारे इंडिया के कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में। तो जब हम सेकंड मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते तो सेकंड नी रिप्लेसमेंट कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? मतलब ही नहीं है, यहाँ तो कलेश हो जाएगा। अगर किसी की वाकई ज़रूरत है, ऐसे भी केसेस हैं जिनकी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और वो नहीं करा रहे, वो उसी को चलाए जा रहे हैं। इन्फेक्ट हो गया, अब वो माइनर इन्फेक्टेड है, थोड़ा पेन करता है बट अभी भी चल रहा है, तो उनकी रिवीजन सर्जरीज 4-4 साल से एडवाइज्ड हैं, उनको अभी भी नहीं करा रहे। उनको भी हमें लुकआउट करना पड़ता है कि उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप्ड रहे, ताकि उनको रिवीजन सर्जरी में और टाइम मिल जाए। चलिए, ये तो हो गई
अब डॉक्टर की बात हमारी, अब हम दोस्तों वाली बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल। चाइल्डहुड की कोई मेमोरी बताओ सर, अपनी कोई गजब सी जिसमें मजा आ जाए, देखो शैतानी वाली। शैतानी वाली तो देखो ऐसा है कि बचपन सभी का याद रहता है सबको। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको याद है और मुझे याद नहीं है। बचपन की ऐसी एक मैं आपको वाकया बताता हूँ जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं कि शैतानी वाली बात है। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था अपनी एजुकेशन के लिए 11th से ही। तो वहाँ पे अलग रहता था, अपना रूम ले रखा था और स्कूल में मुझे एडमिशन चाहिए था। अब स्कूल में एडमिशन वहाँ पे दिल्ली के स्कूल्स में सोनीपत से गया एक 16 साल का लड़का 11वीं के स्कूलों के धक्के खा रहा है। एडमिशन कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं मिल रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। डैड को भी इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना था कि रहने का भी खर्चा करें और स्कूल का भी खर्चा करें। तो किसी ने एडवाइस दिया कि सेंट्रल स्कूल में एडमिशन ले लो, 950 रुपये की सिर्फ 3 महीने की आपकी फ़ीस लगेगी। मैंने कहा मुझे तो इसी में एडमिशन लेना है, अब तो मेरे को प्राइवेट में लेना ही नहीं है। वहाँ तो 3500 रुपये पर मंथ फीस थी उस टाइम पे, रहने का खर्चा अलग, घर से तो इतना मिलेगा नहीं। तो डैड ने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे, बट मैंने मन में ठान ली थी कि मुझे तो सेंट्रल स्कूल में ही लेना है। तो मेरे जहाँ मैं रह रहा था रूम लेकर के, वहीं पास में ही सैनिक विहार का केंद्रीय विद्यालय था। वहाँ मैं गया गेट पे, मुझे तो गेट से अंदर एंटर ही नहीं करने दिया गार्ड ने। मैंने कहा कम से कम वाइस प्रिंसिपल को मैसेज तो भिजवा दो। उन्होंने कहा जी अलाउड ही नहीं है, जब तक आपके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ट्रांसफ़र ना लेके आए हों। सेंट्रल स्कूल्स आर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली। मैंने कहा यार ये तो नहीं होना चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल हमारा राइट है, हैं वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, एंड आई हैव बिन डिनाइड ओनली बिकॉज माई फादर इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने कहा ये तो काम गलत है। मैंने कहा जी मेरी बात करा दो। 16 साल का बच्चा दिल्ली रह रहा है, कॉन्फिडेंस आपको पता ही है पूरी पीक पे होता है उस टाइम पे, खून में उबाल होता है कि जी मैं तो करूँगा। मैंने कहा जी एक बार तो अंदर एंट्री चाहिए, एक बार प्रिंसिपल ऑफिस में जाना ही जाना है, एक बार उनसे सुन लूँ कि क्यों मना है, मुझे रीज़न बता दो, अगर मैं कन्विंस हो गया तो मैं चला जाऊँगा। मैं अंदर गया और यही बात मैंने जो आपको कही उस टाइम भी मेरे दिमाग में थी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी एसएसटी और सिविक्स पढ़ते होते थे, तो राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस तो ऐसे रटे हुए थे। तो मैंने भी उठा करके, वो भूले बैठे थे जबकि मैंने उनको 12 के 12 अपने ड्यूटीज़ एंड राइट्स गिनवा दिए। वो कह रहे यार बात तो सही है। इससे बात कैसे करूं? कहते जी पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे पेरेंट्स काम पे, वो तो दुकानदार आदमी आ ही नहीं सकते, वो शॉप कैसे छोड़ेंगे? आप अकेले रहते हो? जी अकेले रहते हैं। प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल और एक एडमिशन टीचर, तीनों ने आपस में पैनल डिस्कशन किया। एक ने बोला नहीं ये बहुत तेज़ है, ये स्कूल को ख़राब करेगा। ये हमको खराब कर रहा है, स्कूल को कहाँ छोड़ेगा? ये कहाँ स्कूल को छोड़ेगा, इससे तो रेपुटेशन खराब होगी हमारे स्कूल की, बच्चों को खराब करेगा। वाइस प्रिंसिपल के दिमाग में थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन था। उन्होंने कहा जी चांस दे के देखते हैं। प्रिंसिपल उन दोनों के ओपिनियन पे बेस्ड थे कि भैया पढ़ाना तुमने या संभालना तुमने, मैं क्या बोलूँ, जहाँ कहोगे साइन कर देंगे। उन्होंने मेरे से 2 दिन मांगे, 2 दिन के बाद मैं फिर पहुँच गया। एक बात बताओ सर, टीचर 2 दिन ले रहे हैं, नहीं तो बच्चा कहता है सर मैं 2 दिन बाद काम करके लाऊंगा, यहाँ पे टीचर्स कह रहे हैं 2 दिन रुक जा बच्चा, तेरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम 2 दिन बाद निकालेंगे। आई रिमेंबर इट वाज सैटरडे आई गेस, है ना। संडे मंडे का टाइम लिया उन्होंने और बोले कि जी आपको ट्यूसडे बुलाएंगे, मतलब ट्यूसडे आप आ जाओ, अपने ये सर्टिफिकेट्स पूरे करके ले आओ। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि भैया अब तो हो गया काम मेरा। मैंने डैड को भी फ़ोन करके बोल दिया, मैंने कहा हो गया टेंशन ना लो। मैं अपना उस टाइम पे ना मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ प्रो नहीं थे बच्चे, नहीं थे मैं था। तो मैं फ्लॉपी लेकर के रोज़ रात को एक वहीं पे साइबर कैफ़े था, वहाँ जा कर के बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स बनाता था। पावर पॉइंट का मुझे बड़ा शौक था, तो उस टाइम में पावर पॉइंट्स प्रोजेक्शन ये सब बनाया करता था। तो नया नया सीखा था तो मन भी था, तो बना रहा। जो उस साइबर कैफ़े के ऑनर थे वो उस स्कूल, मुझे नहीं पता था ये बात, मुझे बाद में पता चली, वो उस स्कूल में मैथ्स के पीजीटी टीचर थे, ठीक है। और उन्होंने मेरे से पूछा ये रोज़ रात को शाम को 6 बजे लड़का आकर के फ्लॉपी लाता है और अपना प्रोजेक्ट बनाता है और चला जाता है। उन्होंने मेरे से पूछ लिया बेटा कहाँ से हो? मैंने बोली सोनीपत से हूँ। फिर बोलते कि यहाँ कैसे? मैंने कहा जी यहाँ रूम लेके रह रहा हूँ, स्कूल में एडमिशन लेने आया हूँ। कि भी पेरेंट्स तो घर पे हैं। फिर अकेले? मैंने हाँ जी बिल्कुल अकेले लेने आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कौन से स्कूल में लेना है? मैंने कहा जी सैनिक विहार केंद्रीय विद्यालय। अंदर ही अंदर मुस्कुराया और मैंने उनकी मुस्कुराहट देखी भी नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। ट्यूसडे को मैं गया और मेरे को क्लियर कट ना दे दी गई। ओह यार, मैं तो सोच रहा था हाँ आएगी। मैं तो यार ये तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने मेरे एक सर्टिफिकेट पे एलिगेशन उठा दी कि ये आप का 1 साल का जो गैप है इस
ये 1 साल कहाँ थे आप, 1 साल का गैप क्यों है, ये मुझे दे दो आप। क्योंकि मेरी 10th और जब मैं एडमिशन ले रहा था उसमें पूरे 6 महीने तो मेरे ख़राब हो गए थे ढूंढने में। तो अब जो मेरा एडमिशन हो रहा था वो 1 साल का गैप आ गया था। तो उस गैप के लिए उन्होंने मेरे से कहा कि आप अपने प्रीवियस स्कूल से टीसी फिर से बनवा के लाओ। प्रीवियस स्कूल थोड़ी ना टीसी बना के देगा, सोनीपत वापस आना, प्रिंसिपल से टाइम लेना और वो बनवाना। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। तो जो शैतानी वाली बात थी वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, वो रहता था नेहरू प्लेस। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, कह रहे लाइजनिंग का काम नेहरू प्लेस में होता है, भाई आजा। उस टाइम भी होता था। मैं नेहरू प्लेस पहुंचा, उसने मुझे एक लाइजनर से मिलवाया। लाइजनर ने हू बहू टीसी अगले साल की डेट पे प्रिंसिपल के साइन के साथ मेरे को दे दिया। वो मैंने डिपॉजिट कराया जब स्कूल में गया और वो उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ लिया? पकड़ लिया। अरे बाप रे। लेकिन कॉन्फिडेंटली नहीं पकड़ा, हाँ, डाउटफुली पकड़ा। हाँ। कहते सिर्फ इस पे प्रीत विहार के सीबीएसई वाले सेंटर से ठप्पा लगवा लो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओ भाई, कोई बात नहीं भाई, ये भी हो जाएगा। मैं प्रीत विहार सीबीएसई में पहुंच के उस पर ठप्पा भी लगवा लाया। उन्होंने लगा दिया? और उन्होंने लगा दिया। किस्मत, मेरा एडमिशन वहाँ लिखा था और मेरा हो गया एडमिशन। आई वॉज गिवन दिस एडमिशन राइट्स एंड बहुत बढ़िया मेरा 11th-12th गया वहाँ पे। मतलब वो मेरी ज़िंदगी के 2 गोल्डन ईयर्स थे। सर मैथ्स के टीचर का तो किस्सा बताओ, उसके बाद वो मिले होंगे आपको। मैथ्स के टीचर का ही तो धन्यवाद करना रह गया था। मैथ्स के टीचर ने उनको ये कह दिया था पीछे से प्रिंसिपल सर को कि भाई देखो ऐसा है, इस स्कूल के प्रिंसिपल अपकमिंग मैं हूँ। मतलब उनकी प्रमोशन होनी ड्यू थी 1 महीने में। अब वो या तो इस स्कूल को ऑप्ट करते या फिर दूसरे स्कूल में वो अपना ले रहे थे। तो उन्होंने उस स्कूल को ऑप्ट ना करके दूसरे स्कूल में एज ए प्रिंसिपल जाना पसंद किया। और जाते जाते सिर्फ मेरी सिफारिश कर गए इतनी सी कि आपको इस लड़के को तो एडमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने शाम को देखा है, ये कहीं इधर उधर रवारागर्दी नहीं करता, ये कंप्यूटर पे बैठ के कुछ अच्छा ही कर रहा होता है। और जो भी आपके मतलब रूल्स हैं उनको ये फुलफिल करता है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ करके। और वो चीज़ उन्होंने एज ए फादर मेरे गार्जियन के वहाँ पे साइन किए। उसका भी रीज़न है। वेरी गुड यार। मतलब ऐसे ऐसे अगर टीचर्स मिल जाएंगे तो यार बच्चे क्या, उसका रीज़न कुछ मैं नहीं आपको करेंगे। बताता हूँ। बाद में मुझे पता चला उनके जाने के बाद वहाँ से स्कूल से कि उनका एक बेटा था जो कि एक ट्रेन से धक्का मुक्की में एक्सीडेंट में नहीं रहा। तो उन्होंने शायद से वो एक झलक देखी कि ये बच्चा ट्रैवल भी कर रहा है, सोनीपत से गाड़ियों पे आ जा रहा है, ट्रेन से आ जा रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लिया अपने उस एपिसोड को और मेरी सिफारिश कर गए बिना किसी लोभ मोह के। से मिले कभी? हाँ, जब वो चले गए थे उसके बाद वो रहते तो वहीं थे, तो उनके साइबर कैफ़े में जाना और उनसे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को रहा। बट मैंने 11th के बाद एक चीज़ करी, उन्होंने मेरे को साफ बोला कि फोकस कर या तो साइंस या फिर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा अगर तेरा बहुत ही मन है साइंस की तरफ तो तू साइंस पे जा, क्योंकि मैथ्स तो तू वैसे भी कर लेगा अच्छी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू मैथ्स ड्रॉप आउट कर दे। तो फिर मैंने 12th में मैथ्स ड्रॉप आउट करके फिर उनसे थोड़ा सा जो एडवाइस मिली वो यही थी कि भी मुझे मैथ्स छोड़ करके साइंस में आगे जाना चाहिए। एंड आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड दैट वेल, क्योंकि मेरा जो मुझे कहा जाता है मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स के द्वारा और जो भी मेरे से एडवाइस लेता है कि मेरी डायग्नोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज 20-25 मिनट फर्स्ट मीटिंग पे दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसी से समझ में आ रहा है कि आप चाहते हो भैया पूरा डिटेल में पेशेंट को समझ में आए कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही नहीं मतलब बात करते करते तो दवाइयाँ लिख रहे होते हैं कुछ डॉक्टर्स, वो गलत है वो प्रैक्टिस। तो देखो कंसेप्ट ही मैं समझता हूँ कि डिमांड्स अ चेंज नाउ, क्योंकि वी नीड टू फोकस ऑन आवर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आवर वेलबींग थ्रू अदर एलाइड हेल्थ साइंसेज, क्योंकि मेडिसिन कैन ओनली बी क्योर टू अ एक्यूट प्रॉब्लम। आज मुझे चोट लगी है, आज मुझे दवाई की ज़रूरत है, बिल्कुल है। मैं दवाई को, फार्मा को या सर्जरी को गलत नहीं ठहराता। बिलीव मी, आई हैव बीन सेइंग दिस टू माई पेशेंट्स रिपीटेडली, सर्जरी इज अ बून टू ह्यूमन काइंड। सर्जरी एक तरह से ह्यूमन रेस के लिए वरदान है, लेकिन हम उसको अभिशाप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जबरदस्ती कटिंग। कल भी मेरे पास एक केस था जिसकी सर्जरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई, अब उसका हाथ खराब हो रहा है। मैंने कहा तेरी सर्जरी होनी चाहिए थी। वो कहते जी सारे कहते हैं सर्जरी नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो उस डॉक्टर को धन्यवाद दे रहा था जिसने सर्जरी नहीं करी। मैंने कहा गलत किया, तेरी तो सर्जरी होनी चाहिए थी, अब देख लो ऐसा भी हो रहा है।
तो हमें बहुत ज़रूरी है कि एक किसी भी केस को टाइम देके उस पे एक अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, क्योंकि वो ओपिनियन 1 सेकंड 2 सेकंड में हम दे देते हैं। आपको लगता है कि इतनी जल्दी हमारे इनर कॉन्शियस हमें उस सच्चाई तक पहुंचा सकती है? आप मेडिटेशन करते हो? कभी ट्राई किया है? बहुत कम। बहुत कम। कभी ट्राई करके देखा है कि मेडिटेशन में हम जब जाते हैं, इनिशियल जो हमारी मेडिटेशन के कुछ मिनट्स होते हैं, वो हम सिर्फ जीवन में ही घूम रहे होते हैं। Yes. आज क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, बीवी ने क्या कह दिया, खाने में क्या बना था, बच्चों ने क्या करना है आज, या पेरेंट्स ने क्या मांगा हुआ है, यही चलता रहता है। तो ये तो मेडिटेशन ना हुई। आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने मेरे से सवाल किया और मेरा जवाब जो आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, जब तक मैंने उस पर टाइम ही नहीं दिया सोचने का, विचार करने का। आप मुझसे जब बात करते हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी। देयर आर फोर्सेस के बारे में तो आपको पता ही है। तो जब आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपका जो थ्रो है वॉइस का, और जो आपका दर्द है आवाज़ में, या जो आपकी फीलिंग्स हैं बैकग्राउंड से आ रही हैं, या प्रीवियस हिस्ट्री से जो आ रही हैं, या जो आप मुझे बातें बता रहे हो, वो मैं कलेक्ट कर पाता हूँ। और वो कलेक्शन मुझे फिर जवाब देती है। एंड आई हैव फेल्ट इट मैनी अ टाइम्स कि इट इज़ नॉट मी हु इज़ एडवाइजिंग, it is him who is advising. So we can only give, temporary relief and cure. It is he who treats. So it is always like, मेरा तो तो हमेशा से ये मतलब रहा है आप कि भगवान में अच्छे से बिलीव करते हो, इसका मतलब ये तो 100% मेरे श्योर हो बिलीव गया। करने ना करने से भगवान के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से देखो भाई कोई फर्क नहीं Obviously. पड़ना। बट हाँ, एक है, ताकत है, और वो हमेशा से है और वो रहेगी। हम तो एक बूंद हैं उस ताकत की, Obviously. जो सोच रही है कि उस ताकत में वापस से लीन हो जाएं। बट कोशिश रहती है कि हाँ, उसको हाजिर नाजिर मान करके ही काम किया जाए। बहुत बढ़िया सर। अब एक अगला सवाल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, अब तक की लाइफ में हार्डेस्ट पार्ट क्या रहा भाई? पढ़ाई का टाइम रहा या कुछ और रहा? नहीं, हार्डेस्ट पार्ट पढ़ाई के दौरान कभी भी नहीं था, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने मौज में की है। पता ही है आपको एडमिशन कैसे लिया था। उसके बाद मैंने कहाँ रुकना था, मौज चालू रही। उसके बाद कॉलेज भी ऐसा ही था। पेरेंट्स को मैंने कभी कहा ही नहीं कि भी कॉलेज में एडमिशन दिला दो। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, मौज मस्ती में दिए। पता था कि मेन स्ट्रीम में तो नहीं जाना है। अब वो या तो मेरी किस्मत थी कि मुझे मेन स्ट्रीम नहीं मिली, या फिर कह लो कि मेरी मेहनत कम थी जो मुझे मेन स्ट्रीम नहीं मिली। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेन स्ट्रीम नहीं मिली और मुझे फिजियोथेरेपी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिला। मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी आई थी सीधा कॉलेज की। मैंने कहा कि भैया इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और यही करना है अब तो। वो भी मैंने स्टार्टिंग में बिना किसी ध्यान दिए, बस कैजुअली अप्रोच में अपने कॉलेज टाइम को एंजॉय करते हुए मैं चलता रहा। यही सबसे हार्डेस्ट पार्ट था कि वहाँ मैंने थोड़ा कम टाइम दिया अपनी एजुकेशन में, और मुझे जब तक रियलाइज़ होता मैं ग्रेजुएट हो चुका था और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुका था। और शादी के बाद मुझे पता चला कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट थी, जो मैं पढ़ना छोड़ चुका था। फिर मैंने 2015 में दोबारा से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। और पास हो गए, लेकिन पास होने के बाद एक्चुअल प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ाई जरूरी थी। वो एक्चुअल प्रैक्टिस भी शुरू हो गई थी। ओह, लेकिन जो सवाल आ रहे थे डेली बेसिस पे, उनके जवाब तो निकलते नहीं थे। तो अंदर से जो हार्डेस्ट पार्ट था ना, वो ये था, आई हैव मिस्ड इट एंड देन इट वाज अ रीस्टार्ट अगेन। जैसे कंप्यूटर को रिबूट मारते हो ना, वैसे ही मैंने अपने आप को रिबूट मारा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई क्लिनिक संभालो, मैं तो हर थोड़े थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ पढ़ाई करने। एंड देन आई जॉइंड समवन माय लाइक एजुकेशन में, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनको मैंने ज्वाइन किया। और उन्होंने फिर जो नॉलेज या जो सीख मुझे दी, आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपनी प्रैक्टिस में जितना भी काबिल हूँ, ये सब उन्हीं का सिखाया है। तो नाम तो बताओ सर। गुरु उनका का नाम, नाम। हाँ, उनका नाम है डॉक्टर रुचित संघवी, अहमदाबाद से हैं। ओके। तो उन्होंने जो स्पार्क, अब उन्होंने कहीं ना कहीं बारूद तो देखा ही होगा, उन्होंने तो बस एक चिंगारी छोड़ दी थी। वो चिंगारी आज ज्वालामुखी के तौर से फट रही है। और उनके साथ में जुड़ा रहा कोविड तक। कोविड के बाद फिर मैंने और ज़्यादा एक्सप्लोर किया अपने एजुकेशन को, और फिर मैंने डिफरेंट फेलोशिप्स की। फिर हमने स्किन में अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने की कोशिश की, हेयर में अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने की कोशिश की, और कोशिश चल रही है आज भी मुझे अगर कोई अच्छी वर्कशॉप या कहीं भी एजुकेशन, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक बात बताइए, आपने लव मैरिज की है जितना मुझे पता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल।
तो कलेश तो हुए होंगे, इंडिया है भाई। ये भी एक हार्डेस्ट पार्ट हो सकता है। कलेश होते तो शायद से मैरिज ना होती और बच जाता, कलेश ही अच्छा। नहीं हुए। उसके बाद पता चला हार्डेस्ट अरे पार्ट कह तो अब तो रहा शुरू हूँ, हुआ है। ससुर जी और उनके जो करवाने वाले, मतलब जो डिसीजन लेते हैं उनकी हाँ फैमिली में, हाँ। वो सभी तैयार थे। और उनके तो पेरेंट्स पीछे पड़े हुए थे कि ही इज द राइट वन फॉर यू। ओ अच्छा, ऐसा भी होता है मतलब। उनकी सिस्टर, हाँ, उनकी मदर, उनके सभी ये उनको एडवाइस करे थे कि भाई ठीक है देखो लड़ेगा। मुंडा बिब्बा है, यही तेनू साम सकता है तो यही कर ले तू ब्याह, ओ और कोई जाने की जरूरत नहीं। चलो, ये तो बढ़िया यार, ये तो कुछ अलग है। मेरे को तो लगा था यहाँ तो बजे होंगे अभी जूत बढ़िया वाले एक नहीं बार नहीं, तो। बिल्कुल कोई जूत नहीं बजे थे, जूत तो अब बज रहे हैं। जो चीज पहले ठीक नहीं है वो बात अब है। हो रही है। देखो हार्डेस्ट तो रहता ही है, पहले हो जाता तो ज्यादा सभी, बढ़िया था, 2-4 दिन 2-4 महीने में निपट तो जाता। अरे असलियत सामने आ जाती तो शायद से बैकआउट भी हो जाता। ठीक बात है सर। व्हाट इज योर चाइल्डहुड ड्रीम, और क्या आपको लगता है कि आपने वो अचीव कर लिया है, या अभी आपको और क्या करना है वो अचीव करने के देखो लिए? चाइल्डहुड ड्रीम तो सारे मुझे याद दिलाते रहते हैं, जब मैं लाइक 8, 9, 10th की ही बात कर रहा हूँ। कोई भी भाई बंधु या कोई भी रिश्तेदार मेरे से पूछता था ना कि बड़ा होके क्या करोगे बेटा, ये हर एक के घर में है, हर कोई पूछता है बच्चों से। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था क्या नहीं था, मैं जानता भी नहीं उस चीज़ के बारे में कि क्यों मैं ऐसा जवाब देता था। मैं यही कहता था स्टील प्लांट लगाऊंगा, मैं तो स्टील प्लांट लगाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टील प्लांट उस टाइम बचपन में मेरे दिमाग में किसने फिट किया, क्यों फिट किया, और इसका क्या इंपॉर्टेंस था। अब वो लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे बस इतना पता है कि बचपन से मेरे दिमाग में था कि बड़ा बिजनेस करना है। और पता नहीं स्टील प्लांट में अब क्या, कई बार मुझे लोग टीज भी करते थे, बर्तन बनाएगा बर्तन। स्टील प्लांट के तो यार बर्तन भी होते हैं ना। नॉर्मली जो मतलब मैं बचपन में बोलता था, मैं तो डॉक्टर डॉक्टर बोलता था यार, डॉक्टर डॉक्टर ज्यादा होता था। बस मैंने कभी नहीं बोला कि डॉक्टर बनूंगा, जो जो बोलता है वो नहीं बनता। नहीं बनता है। चलिए बहुत बढ़िया। कोई आपका चड्डी बड्डी फ्रेंड जो आज तक अच्छे से टच में हो, और जिससे आपकी हर हफ्ते में कम से कम एक बार बात होती हो? नहीं, बचपन का ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जैसे हमारे कॉलेज के या इस तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एक कॉलेज का फ्रेंड चड्डी बड्डी जिसको मैं मान सकता हूँ या कह सकता हूँ कि वही रह गया है ले दे के, अब वो मेरी वाइफ है। मतलब जूत भी वही बजेंगे और प्यार भी वही होगा। बिल्कुल, समझती भी वही है और समझाती भी वही है। सर कोई बिगेस्ट फियर लाइफ का जिससे आप डरते हो कि यार ऐसा ना हो तो? देखो ऐसा मैंने कभी किसी चीज़ से डर महसूस किया नहीं ज़िंदगी में। शुरुआत में रहा होगा, काम की शुरुआत में, बट अब ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ, अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज ना कर पाना, ये शायद से एक मेरे अंदर हेजिटेशन रहती है कि आई एम येट नॉट एबल टू रीच अप टू माई कंप्लीट पोटेंशियल। तो उसकी मेरी कोशिश चलती रहती है कि मैं अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाऊं, चाहे वो बाय लर्निंग, बाय डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट इवन इन माई प्रोफेशन। तो वो मैं करता रहता हूँ कोशिश। तो यही मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकूं। सर वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस, जिससे वो मोटिवेटेड भी एडवाइस, रहें और देखो हेल्थ के प्रति भी जागरूक रहें और जीवन के प्रति भी जागरूक रहें। मैं सच्चाई बताऊं, बिल्कुल। जो चीज़ आप मांग रहे हो ना, हाँ। वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि मेरी दी का कोई महत्व रहेगा या नहीं रहेगा पहले तो मुझे यही नहीं पता। क्योंकि एडवाइस इंडिया में बहुत ज़्यादा दी जाती है और फ्री दी जाती है। हाँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन और अपने तजर्बे के साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, हेल्थ से रिलेटेड ही कहना चाहूँगा। डू नॉट सप्रेस योर पेन्स बाय टेकिंग पेन किलर्स। ये एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस है जो आपके जीवन में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। और आप पेन किलर्स को छोड़ने से जो दर्द आपको होंगे ना, उसको डिस्कस करना शुरू करो, उसको फिगर आउट शुरू करो करना कि वो क्यों हो रहे हैं और आपको कहना क्या चाह रहे हैं। बिलीव मी, दे विल टर्न आउट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। हाँ, इसीलिए शायद मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा गया था बुखार आपका दोस्त है, लेकिन हम लोग सीधा क्रोसिन ले लेते हैं, ठीक कर भाई इसको, हमको तो काम पे जाना है ना, टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी देखने का। तो वो कहीं ना कहीं पेन मैनेजमेंट में भी वही है भाई, दर्द है तो डाइक्लोफेनेक मत खाओ, चेक कराओ क्या है। कोई भी पेन किलर नहीं खाना कोई है, भी पेन किलर दे नहीं विल खाना। सप्रेस योर हीलिंग कैपेसिटीज, बिलीव मी। और वो मतलब कहीं ना कहीं वो 60-70 की एज तक हमें पहुंचने ही नहीं देंगे नहीं कहीं ना देती कहीं। है, और उससे पहले आपको सर्जरीज जो हैं इनएविटेबल हो जाती हैं। फॉल्स जो हैं आपकी, जैसे हमने देखा होगा बुजुर्ग हैं गिर जाते हैं, पहले भी बुजुर्ग गिरते थे, आज भी गिरते हैं।
पहले गिरते थे हड्डी नहीं टूटती थी, अब गिरते हैं हड्डियाँ टूट जाती हैं, हम तो ये सोचते हैं हड्डियाँ हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है, वो हमने कर ली हैं बेसिकली। वो बोन्स की जो वीकनेस है, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू टेकिंग पेन किलर्स फॉर नो रीजंस। और इसमें शायद Just for 8 hours, just for 8 hours of relief, you take that painkiller and you take that again after 8 hours and you take that again after 8 hours, and one day it stops working, and finally your body metabolism and your potential of healing is gone. बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा सर। मुझे खुद आज बहुत सारी चीज़ें नई नई समझ में आई कि जो कहीं ना कहीं हम शायद इग्नोर कर रहे हैं ड्यू टू मतलब अपने बिजी शेड्यूल्स की वजह से, अपने मतलब पोस्चर्स की वजह से, अपनी एक्सरसाइजेस की वजह से, मतलब हम लोग टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो सर आपको किसी तरीके से अगर कांटेक्ट करना हो, हमारी ऑडियंस में कुछ मतलब हेल्प चाहिए हो आपसे, तो वो कैसे, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन से या किसी भी तरीके से वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, कुछ भी देखो, अभी तक मैंने अपनी अवेलेबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी चैनल से नहीं दी है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम रादर आई वुड से कि मैं इस तरह से कैमरा के सामने आया हूँ। और सर एक्चुअल में बात पता है क्या है, जिन लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए ना वो तो होते नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए ना वो होते हैं। प्रॉब्लम ये है। देखो, फियर कह लो, अनअवेलेबिलिटी कह लो, Yes. या बिजी शेड्यूल्स कह लो, तो उसकी वजह से ये चैलेंज है। बट थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर दिस इनिशिएटिव कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना बढ़िया काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे आपने बुलाया, बहुत सारे ऐसे आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो अपने पॉडकास्ट चैनल पे, जिनके थ्रू आप कोई ना कोई नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसको कंटिन्यू करो। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा तो कोई चैनल है नहीं बॉस, आप ही के चैनल से मैं जुड़ जाऊँगा। किसी को कांटेक्ट करना हो तो इनके चैनल के थ्रू हमें कांटेक्ट करें, कमेंट्स करें। हमारी रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी कि नीज़ के ऊपर और हम लाइमलाइट में लेके आए नी की प्रॉब्लम को, शोल्डर्स की प्रॉब्लम को, स्पाइन की प्रॉब्लम को, तो इसी चैनल के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच निखिल जी, हमारे इनविटेशन पे आप इमीडिएटली आए और हमें टाइम दिया। ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे पता है आपका भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और कहीं ना कहीं अभी भी पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच निखिल जी। फ्रेंड्स, दिस इज़ द पॉडकास्ट विद डॉक्टर निखिल चुग, ए वेरी वेल नोन फिजियोथेरेपिस्ट इन सोनीपत, जिनके फिजियोथेरेपिस्ट के चर्चे हमारे दोस्तों में तो बहुत हैं, लेकिन सोनीपत में बहुत लोग सर से इंस्पायर्ड भी हैं। और सर ने जैसे बताया 1500 घुटने चेंज होने से उन्होंने बचा लिए, मतलब ऑपरेशन वाले डॉक्टरों की हिट लिस्ट में है ये, यानी कि इसका मतलब ये है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।